हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के सेशन को कवर करेंगे। देखिए, ऑलरेडी पिछले क्लास को अगर आपने कवर नहीं किया है तो इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आनी है। रीज़न यह है कि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, ये एक ऐसा आपका मेथड है जिसमें कि 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके 5% आपके क्वेश्चन बचते हैं, इसमें आपका बेसिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है। बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीक़ा से क्लास पर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए डेडिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल आपको 100%, मैथ में अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप सभी लोग जैसे अन्य छात्र 20+, 25+ एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी करेंगे। बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीक़ा से क्लास पर होनी चाहिए। और मैं इसलिए एक ही मेथड का यूज़ करता हूँ कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि जो भी छात्र कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं उसको 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। क्लास को रोक करके सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे एंड नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन आपको देखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो यही आपकी ओरिजिनल संपत्ति होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको बनाने का एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके बढ़ते हैं। तो मैथ एक ऐसा चीज़ें हैं जिसमें कि आपको पेन चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पेन चलाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, इसी से आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा आपको सॉल्यूशन देखना है। आज के सेशन का कटअप 22 आपका प्लस आपका एक्यूरेसी मेंटेन करना आपका कंपलसरी है। आप 22 के आसपास या इससे अधिक क्वेश्चन को आप बना पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहा जा रहे हैं, 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मस्वप मतलब महत्तम समावर्तक, जिसे हम लोग HCF कहेंगे। HCF आपको 13 दिया गया है। ये 15 और 11 अनुपात वाली दो संख्याओं का HCF आपको यहाँ पर 13 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि उनका लॉसऑप मतलब आपका एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे छात्र इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एलसीएम इंटू आपका HCF, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। एलसीएम इंटू आपका क्या हो जाता है, HCF। तो साथियों याद रखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ आपको तब करना है जब आपको निश्चित राशि दिया रहे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि आपको अनुपात में दिया गया है। जब अनुपात में दिया रहेगा, क्योंकि अनुपात जो होता है ये वेरिएबल होता है, इसका मान आपका बदल जाता है, क्योंकि जो भी राशि आपके रेशियो के रूप में होता है उसमें आप एक्स वाई कुछ मानते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपका 15x और आपका 11x आपकी संख्याएं हो सकती है। और जब आपका x लग जाएगा तो आप जानते हैं कि x आपका वेरिएबल टर्म है जो अपने मान को बदलता है। तो आप इस फॉर्मूला पर बिल्कुल भी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कोई आपकी दो संख्याएं, सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है, और इसका अनुपात आपको दिया गया है आपका 15:11 आपको 11। उसके बाद कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का आपको HCF दिया गया है 13। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF आपका 13 है, और हम लोग जब 15 और 11 का HCF चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि HCF आपका 1 है, क्योंकि आप 15 और 11 का HCF निकालेंगे तो ये आपका 1 होगा। तो आप HCF की तुलना HCF से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 2 से 3 लाइन में आपके बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपका 15 गुना आप 11 करिएगा
क्योंकि यही इसका एलसीएम निकलेगा जब आप 15 गुना 11 करेंगे तब। तो 15 गुना 11 यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। तो फटाफट साथियों आप सभी लोग 13 गुना 15 गुना 11 करके आंसर बताइए। देखिए 15 तिया 45 आपका 5 होगा, 4 बचेगा, 15 कम 15 4 आपका 19 होगा, और इसको आप सभी लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 11 पचे 55 आपका 5 होगा, 5 बचेगा, और 11 नमा 99 और 5 को अगर जोड़ेंगे 104 होगा, तो आपका 4 हो जाएगा, बचेगा आपका 10, और 11 का 11 और 10 आपका हो जाएगा 21। तो 2145 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए साथियों अगर ये पेपर आपके एग्जाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लगभग एग्जाम में 17 से 18 क्वेश्चन, अगर आप 18-17 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जिस स्तर से मैंने आपको तैयारी कराया है और जिस मेथड को मैंने आपको बताया है इसे आप पेपर में मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। इस कारण से इसका जो कट ऑफ है आज की इस क्लास में ये आपका 22 आपका प्लस डिसाइड किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ओरिजिनल कट ऑफ रहता है हमारे तरफ से, हमारे टीम के द्वारा इंस्पायर स्टडी की तरफ से ये कंप्लीट आपको हाई रखे जाते हैं, ताकि आप इतना एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन करें, क्योंकि जिस स्तर से आपको तैयारी कराई गई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए बनाइए आप सभी लोग पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3:4:2 आपका 4 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लॉग 100 दिया गया है, आपका 2400 है। तो कहा जा रहा है कि इसका मौसो क्या होगा। देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई आपका 3 संख्या है, सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है, और ये आपका मान लेते हैं कि आपका थर्ड नंबर है। देखिए फर्स्ट नंबर आपका यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 4, और तीसरा संख्या हमें दिया गया है 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसका एलसीएम आपको दिया गया है 2400। कितना दिया गया है एलसीएम इसका, यहाँ पर आपको दिया गया है 2400, और यही तीनों संख्याओं का एलसीएम आपका 24 दिया गया है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो 5 चौके 20 और 20 तिया आपका 60 आता है। मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग आपका एलसीएम आ रहा है 60, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलसीएम इसका कितना है आपका 2400। एलसीएम की तुलना आप एलसीएम से करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका मौसो क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एलसीएम की तुलना एलसीएम से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो कहा जा रहा है कि मौसो क्या होगा एचसीएफ। तो आप मुझे ये बताओ कि 5 4 और 3 का एचसीएफ कितना होगा। आप कहेंगे सर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो इसका एचसीएफ आपका 1 होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 आप यहाँ पर कट करेंगे, 6 से काटेंगे तो ये आपका 6 चौके 24, यहाँ पर आपका 0, 40 गुना 1 करेंगे तो आपका 40 आएगा। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो जितने भी छात्र का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो 1 नंबर यहाँ से आप लोग काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। देखिए ट्रेन की लंबाई ही आपका क्या बन जाता है, तो आपका दूरी कहलाती है, और दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल आपको दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर आप 60 लिखेंगे। लेकिन साथियों 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई जैसे करिएगा तो ये आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ऑप्शन आपको मीटर में दिया गया है सभी। अब देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय, समय आपको दिया गया है 9 सेकेंड, तो आप यहाँ से 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आपका काम। आप चाहो तो यहाँ से ब्रैकेट को आप खत्म भी कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए ब्रैकेट को यहाँ से हम लोग यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब इसको आप काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा एग्जैक्ट। यहाँ पर देखिए अगर कैलकुलेट करते हैं 9 से, तो देखिए आपका 9 दूना आपका 18, और 2 से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर 30 टाइम्स में आपका कटेगा, एंड इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 3 5 आपका 15 और 1 आपका 0, यानी 150 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 मीटर। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आज थोड़ा मेरा गला जो है फंस गया है, ठीक है, तो साउंड को थोड़ा आप माइनस करेंगे, इस कारण से मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई ये दोनों आपस में आपका ऐड हो जाता है और ये आपकी कहलाती है दूरी। क्योंकि कोई भी रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी और वो सेल्फ डिस्टेंस को काउंट करके पार होती है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे। अब प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, ज़रा आप मुझे ये बता दीजिए। साथियों रेलगाड़ी की यहाँ पर आपको चाल पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि आपको चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दिया गया है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आपका 120 मीटर, और आपको दिया गया है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ये दोनों आपका यहाँ पर जुट जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर आपका प्लेटफॉर्म और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कहलाएगा दूरी, मतलब आपका 220 हो जाएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपने हो गया। अब देखिए समय यहाँ पर आपको दिया गया है 10 सेकेंड, तो सिंपली यहाँ पर आप 10 रखेंगे। अब ये तो यहाँ पर आपका जो आया है आंसर ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में आया है, लेकिन हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे आप 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप इसको बनाइए। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से अगर काटेंगे तो आपका कटेगा, बिल्कुल आपका नहीं कटेगा, ऊपर में आपका कहीं पर भी। तो देखिए आपका 18 दूना 36 के 6 3 बचेगा, 18 दूना 36 और आपका 3 39 और बट्टे में आपका 5 हो जाएगा। अब इसको भाग लगाइएगा तो निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि पॉइंट में ही आएगा, और पॉइंट में जब आएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉइंट में जब आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 पॉइंट आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 96,900 आपका 61 कोई आपको संख्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। देखिए 9 के स्थानीय मानों का योग अगर निकालें तो आप यहाँ पर सिंपली 9 लिख देंगे, और 9 के लेफ्ट साइड राइट साइड जितना भी आपका अंक दिया गया है उतना आप 0 डाल देंगे, यही आपका कहलाएगा स्थानीय मान। तो आप यहाँ पर 4 टाइम्स आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि आपके 4 अंक दिया गया है तो आपका 4 0 होगा। उसके बाद एक 9 आपका यहाँ पर भी दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो फिर आपका प्लस में आपका 9 होगा, और इसके पीछे आपका दिया गया है 2 अंक, तो यहाँ पर आप 2 0 को रखेंगे। अब इसको आप सीधा जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जोड़ करके मुझे ये बताओ कि आपका कितना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। जोड़ने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपका 00 पीछे से, तो ये आपका यहाँ पर 00 आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका 9 होगा, और फिर आपका 90, तो आपका 90,900 आपका राइट आंसर होगा। और इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 90,900 अगर आपने लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 3/10 प्लस 8 आपका 15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। सबसे पहले आप इसका बनाएंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसे आप भिन्न का जोड़ कहते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो साथियों इसका एलसीएम आपका आएगा यहाँ से 30। अब देखिए 10 से 30 में भाग लगाएंगे, 10 या 30, 3 बचेगा, 3 3 9, ऊपर आपका 9 होगा। उसके बाद 15 से 30 में भाग लगाएंगे, 15 दूना 30 2, और 2 गुना 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। 16 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। 25 अपॉन आपका यहाँ से 30 होगा। अब इसका पूछा जा रहा है कि अनुक्रमानुपाती क्या होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जब आप फ्रैक्शन को पलट देते हैं, जिसे आप व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, ठीक है, या आप इसको प्रतिलोम भी कहते हैं। तो आपका देखिए 30 आपका ऊपर चला जाएगा एंड 25 आपका नीचे होगा। अब इसको 5 से काट लीजिए तो आपका 5 6 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में कटेगा, यानी कि आपका 6/30
आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6/5 अगर आपने 5 लाया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 6/5। क्लियर है? तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। इसके लिए देखिए काफ़ी मैंने बेहतरीन सा आपको ट्रिक बताया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 9/11, उसके बाद आपको दिया गया है 11/12, उसके बाद हमारा देखिए दिया गया है 8/13, उसके बाद आपको दिया गया है 10/14। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अंतर आपका सेम है या नहीं। अगर अंतर सेम होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा उसी का मान आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 2 11, 2 का डिफरेंट, 11 1 12, 1 का डिफरेंट। तो यानी ये हमारा जो मेथड है यहाँ पर आपका फेलियर आपका साबित हुआ। अब देखिए इसको चेक करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। देखिए इसको आप क्रॉस में आप गुना करेंगे, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा, और 12 गुना 9 करेंगे तो 12 9 8 से मतलब आपका 108 होगा। अब देखिए हमें छोटा बताना है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। 121 वाला आपका बड़ा हो गया तो इसको आप साथियों यहाँ से काट दीजिए। अब देखिए 11 गुना आप यहाँ पर करेंगे 8 क्रॉस में तो 11 8 आपके 88 हो जाएगा, और 13 गुना अगर आप 9 करेंगे तो 13 9 17 से मतलब 100 आपका 17 होगा। अब हमें देखिए बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। 117 वाला बड़ा हो गया तो आप इसको यहाँ पर काट देंगे। 13 गुना 10 करेंगे तो आपका यहाँ पर 100 आपका 30 होगा। उसके बाद 14 गुना 8 करेंगे तो 14 8 बलोतल से मतलब आपका 112 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 130 वाला आपका बड़ा हो गया तो ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना है सबसे आपका छोटा कौन है। तो 112 वाला छोटा हो जाएगा, यानी 8 आपका 13 यहाँ से राइट आंसर आएगा। 8/13 ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों अगर आप इसको डिवाइड करके अगर आप चेक करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका किल होंगे, इस कारण से स्मार्ट वर्क करना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको चेक कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है अंडर रूट 169 और दिया गया है 3 करने 27 और 3 करने 64 और 2 करने आपका 144 का आपका लॉसो क्या होगा, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सिंपली ये करेंगे, 169 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, क्योंकि करनी में आपका 2 दिया गया है तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमारा करनी में यहाँ पर देखिए आपको करनी में आपको 2 दिया गया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आपका 13 गुना 13 आपका 169 हो जाएगा, फिर हमें कोमा दिया गया है, फिर करनी में आपको 3 दिया गया है, 27 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से फिर कोमा, उसके बाद करनी में आपको 4 दिया गया है, 64 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू आपका 4, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके आपका 64 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुनः आपको हो जाएगा कोमा। उसके बाद हमारा देखिए दिया गया है आपका करनी में 2, और 144 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 12 इंटू आपका 12। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 13 13 का पेयर बन करके करनी में 2 दिया गया है तो आप 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर आपका 13 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करनी में 3 दिया गया है तो 3 का आपका पेयर बन करके 1 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी करनी में आपको 3 दिया गया है तो 3 का पेयर बन करके 1 आपका 4 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 12 का पेयर बन करके 1 आपका 12 बाहर आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रखा है कि जब भी करनी में आपका 2 दिया रहता है तो 2 2 का पेयर बनता है, जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं, और करनी में जब 3 दिया रहता है तो आप 3 3 का पेयर बना करके रूट से आप बाहर निकलते हैं। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका लॉसो क्या होगा, मतलब एलसीएम। आपको ये बताना है कि 13 3 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट आप सभी लोग 13 3 4 12 का एलसीएम निकाल करके मुझे ये बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। साथियों आप सिंपली इसको गुना कर सकते हैं। पहले आप याद रखिएगा कि 13 3 4 12 आपका निकला है, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आया था, तो आपका 13 3, उसके बाद हमारा आया है 4 और उसके बाद आपका आया है 12। अब आप सभी लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए 3 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका 3 एकम 3 होगा, फिर यहाँ पर आपका 4 होगा, और ये आपका 3 चौके आपका 12।
उसके बाद ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 13 होगा, फिर यहाँ पर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 दूनी 4 और फिर आपका 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं, ये आपका 13 होगा, फिर यहाँ पर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 एकम 2 और फिर आपका यहाँ पर 2 एकम 2 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 गुना 13 आप लोग कर लीजिए, या तो फिर आप सभी लोग अन्य तरीका से भी गुना कर सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर फटाफट 12 गुना आप 13 कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 12 तिया 36, 6 आपका होगा, बचेगा 3, 12 कम 12 और 3 आपका 15, यानी 156 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 156 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3 एंड 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 2 का लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसका एचसीएफ कैसे निकालना है, और एलसीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, जिसमें कि हमने आपको ये बताया कि अगर आपको दोस्तों एलसीएम निकालना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर वाला, जिस पर ज़्यादा पावर होता है, वो आपका कहलाता है एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर देखें तो 2 पर पावर 4 दिया गया है और यहाँ पर आपको 2 पर पावर 2 दिया गया है, तो अधिकतम पावर वाला आपका एलसीएम कहलाता है। तो 2 पर पावर आप 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 पर पावर आपको 4 दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 पर पावर आपको 6 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 3 पर पावर 6 इसका आपका एलसीएम कहलाएगा। उसके बाद देखिए आपका 5 पर पावर 3 और यहाँ पर आपको 5 पर पावर 5 दिया गया है, तो ये आपका कहलाएगा एलसीएम, तो आपका 5 पर पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद एक देखिए आपका बच रहा है 7 पर पावर आपका 2, तो इसका कोई ज़रूरी इसमें आपका कॉमन नहीं होता है, एलसीएम में आपका सभी गुना हो जाता है जो आपका बच जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से आपका हो गया। अब फटाफट इसको आप आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ी। देखिए 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 6 और 5 पर पावर 5 और 7 पर पावर 2, ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका दोस्तों यहाँ पर एलसीएम आपने निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए जब आपको एचसीएफ निकालना होता है तो इसके लिए सिंपली जो आपका मिनिमम पावर होता है, जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 4 था, यहाँ पर आपका 2 पर पावर 2 था, अगर आपको एचसीएफ, और याद रखिएगा कि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस में मैथ के सभी चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, इसमें काफ़ी कम ही टॉपिक आपके सिलेक्ट हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस से अवगत करा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है एंड कौन कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 4 और यहाँ पर 2 पर पावर आपको 2 दिया गया है, तो आप याद रखेंगे 2 पर पावर आपका 2 जो आपका मिनिमम पावर होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपका 3 पर पावर 4, यहाँ पर आपको 3 पर पावर 6, तो मिनिमम पावर वाला एचसीएफ कहलाएगा, तो 3 पर पावर आपका 4 हो जाएगा। 5 पर पावर यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, यहाँ पर 5 पर पावर 5, तो यहाँ पर आपका 5 पर पावर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 पर पावर 2, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को लिखना है। अब ये आपका क्या कहलाता, आपका एचसीएफ कहलाता, तो लेकिन यहाँ पर एलसीएम पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर आपको एचसीएफ भी पूछा जाता तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। कल भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को कवर करा था। अब यहाँ पर इसका आप आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 0.6 और आपको इस पर रेकरिंग दिया गया है। साथियों सिंपली देखिए ऊपर में जो आपको संख्या रहता है उसको आप लिख दीजिए, और जितना की संख्या पर आपका रेकरिंग रहता है उतना आप नीचे में 9 डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको काट लीजिए 3 से, 3 से इसको कट आउट करेंगे तो आपका 2 टाइम्स में कटेगा, एंड आप 9 को 3 से अगर ठीक करेंगे काटेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में आपका कटेगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन आपका 3, 2/3 आपका ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य में बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी कभी क्रय मूल्य की बात हो और आपको पता ना रहे तो हम लोग क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं जब परसेंटेज की बात होती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12% की हानि पर जब एक वस्तु बेची गई तो कहा जा रहा है कि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर अगर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 12% की हानि पर कोई वस्तु को बेचा गया, अगर इसे 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उस व्यक्ति को 2% का लाभ प्राप्त होता। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। साथियों बड़ा ही आपका इंटरेस्टेड क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्व आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है कि 49 रुपया अधिक जो आपका निश्चित राशि दिया गया है इसको आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे, कहा जा रहा है 49 रुपया अधिक। और यहाँ पर देखिए तो कहा जा रहा है कि 12% हानि और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है 12% लाभ। तो एक लाभ और एक जब हानि दिया रहता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में जब अंतर निकालते हैं तो ये आपका जुट जाता है। तो 12 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब अंतर निकाला जाता है तो ये आपका जुट जाता है, तो यहाँ पर आपका जुट जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49 और 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 50 बार में कटेगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 7 पचे आपका 35 1 0, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 350। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन अगर आपने डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो पुनः आप इसको समझिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 12% की हानि पर एक वस्तु को बेची गई, अगर उस वस्तु को 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 49 रुपया अधिक में बेचा जाता, मतलब यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है 49 रुपया का, क्योंकि कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12% की हानि और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2% का लाभ। अब क्या हो जाता, 2% का लाभ हो जाता, तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर हो जाता, तो अंतर आप यहाँ पर कितना का 14 का, 10 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ या फिजिक्स में जब अपोजिट डायरेक्शन में अंतर निकालते हैं तो ये दोस्तों आपका जुट जाता है। तो 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा 14। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 49 का अंतर होगा, हम लोगों के अकॉर्डिंग परसेंटेज में 14 का अंतर हो रहा है, तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। आप जानते हैं कि अपने आप में 100% आपका क्रय मूल्य होता है, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर देंगे। यही तो आपका कमाल है दोस्तों मिसाइल मेथड का, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49 और 2 से काटेंगे तो आपका 2 पचे 50, यहाँ पर आपका 50 बार में कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 पचे 35 एक आपका 0, यानी आपका जो राइट आंसर आएगा 300 आपका 50 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है जब एक व्यक्ति कोई वस्तु को 2400 रुपया में बेच देते हैं, 2400 रुपया में अगर बेच देते हैं तो कहा जा रहा है कि 25% की हानि हुई। साथियों आप जरा गौर करना, अगर हम आपको ये कहें कि हमने एक वस्तु को बेचा और मुझे 10% का हानि हो गया, तो आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि सर आपने वस्तु को 90 में ही बेच दिया होगा, क्योंकि जब भी कभी हमेशा जो होता है प्रतिशत आपका लाभ या जो हानि होता है ये 100 में से होता है, क्योंकि सीपी हमेशा आपका 100 होता है, जो कि अभी रिसेंटली हमने माना भी कि सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस जो खरीद मूल्य होता है अपने आप में 100% आपका होता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक वस्तु को मैंने बेचा और 10% का मुझे लॉस हो गया, इसका मतलब आपने वस्तु को 100 में खरीदा और आपने क्या किया कि 10% का आपको लॉस हो गया, इसका मतलब आपने वस्तु को कितना में बेचा, तो आपने 90 में वस्तु को बेचा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2400 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 25% की क्या हो गया, हानि हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने कितना में बेचा, 75 में आपने बेचा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2400 रुपया में बेचा और जब ये कह रहा है कि 25% की हानि हुई, तो हम लोग ये समझते हैं कि वस्तु को कितना में बेचा, 75 में बेचा। तो देखिए यहाँ पर बेचने की तुलना बेचने के साथ कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 2400 भी आपका विक्रय मूल्य है
और इधर से आपका 75 भी क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से हो गई। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको 25% का लाभ चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि सीपी हमेशा कितना होता है, आपका 100 होता है। यानी किसी वस्तु को आपने खरीदा 100 में और अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो निश्चित तौर पर आप इस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे, क्योंकि 100 में आपने खरीदा और जब आपको 25% लाभ चाहिए तो आप 125 में बेचिएगा, तभी आपको 25 का लाभ होगा। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि 125 होना चाहिए, क्योंकि 25% हमें तभी लाभ मिलेगा। अब इसको काट लीजिए, एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको काटिएगा साथियों 25 से, तो 25 दिया 75 और 25 से काटेंगे, 25 पचे 125 और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 अठे 24 और ऊपर में आपका डबल जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पचे आपका 40 हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पर आपका बचा हुआ है, इस 2 जीरो को आप लगा दीजिएगा तो आपका 4000 राइट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन जो आपको बी में दिया गया है बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको मिसाइल एकदम चलाते रहना है, फटाफट आपका सभी क्वेश्चन आपका गुदड़ी गुदड़ी हो जाएगा। ये ऐसा एक आपका मेथड है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो 95% क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस मेथड को पकड़ लिए तो आप यकीनन कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, और खास करके कार्यालय परिचारी की मैं अगर बात करूं बीएसएससी का, तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से आप 30 में 30 बना सकते हैं। हालांकि 30 बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। अगर इस मेथड को आपने पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे, फटाफट सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा और जो समय आपका बचेगा ये अन्य क्वेश्चन पर आप मैनेज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य आपको दिया गया है क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया। मतलब 5 किलो गेहूं का कीमत दिया गया है 70 रुपया और 10 किलो मसूर का कीमत आपको दिया गया है 80 रुपया। अब कहा जा रहा है कि बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। बस आपको केवल देखने में आपको लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन है बहुत आसान। कैसे इसको सॉल्व करना है तो जरा आप गौर करिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 किलो, ठीक है, गेहूं जो है आपके खरीदा जाता है और इसका टोटल आपका मूल्य कितना है, तो आपका 70 रुपया। तो आप निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सर जब 5 किलो गेहूं खरीदा गया है और इसका रेट है 70 रुपया, तो ऐसा करते हैं कि दोनों को गुना कर देते हैं तो गेहूं का टोटल मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गेहूं का टोटल आपका मूल्य आएगा ये आपका कितना आएगा, 70 गुना अगर आप 5 करेंगे तो 7 पचे 35, यानी आपका 350 आ जाएगा। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि 10 रुपया किलो की दर से मसूर खरीदते हैं, यानी मसूर का जो रेट है ये आपका 80 रुपया प्रति किलो है और आपने खरीदा कितना, 10 किलो खरीदा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो आपका मसूर है इसका टोटल आपका पैसा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 800 रुपया टोटल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 80 रुपया प्रति केजी की दर से 10 किलो खरीदा है। तो 800 रुपया यहाँ पर आपका हो गया। यानी अगर हम लोग यहाँ पर टोटल देखें तो आपका कितना हो जाएगा, चलिए जो भी है रहने दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। यानी साथियों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 10% लाभ किस पर प्राप्त हो गया, आपका गेहूं पर। यहाँ पर देखिए गेहूं का आपको क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 300 आपका 50, जैसा कि हम लोगों ने जो यहाँ पर निकाला हुआ है ये गेहूं का आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। पुनः समझिएगा जरा गौर से, क्वेश्चन बेहद इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गेहूं का टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो आपका 350 है जो कि हम लोगों ने निकाला है। और अभी हमने क्या चर्चा किया था कि साथियों क्रय मूल्य हमेशा आपका 100% होता है। यहाँ पर गेहूं का कीमत कितना है 350 और हम लोग जानते हैं कि जो है क्रय मूल्य हमेशा आपका कितना होता है 100। तो क्रय मूल्य की तुलना हम लोगों ने क्रय मूल्य से कर दिया। फिर से समझिए कि गेहूं का कीमत कितना है टोटल आपका 350 और हमने क्या बताया था, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया गेहूं का इसका 350 और हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100। तो देखिए 100 भी क्रय मूल्य कहलाएगा और 350 भी क्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय मूल्य का तुलना आप क्रय मूल्य से कर दीजिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गेहूं जब बेचता है वो तो उसको 10% का लाभ होता है। 10% लाभ होने का मतलब है कि गेहूं जो है 110 रुपया प्रति केजी के दर से वो बेच रहा होगा।
तो 10% लाभ निकालना है। तो इसका मतलब वस्तु 100 में खरीदिए और 110 में आप बेच दीजिए। तो 110 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और हमें ये कहा जा रहा है कि सभी चीज़ों पर उसका विक्रय मूल्य क्या है। आइए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि सभी चीज़ों पर आपको पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका जो है मसूर का टोटल क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, तो आपको 800। और हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य आपका अपने आप में कितना होता है, 100। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। और इसमें इनको कितना लाभ चाहिए, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 20% के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब 120 रुपया में बेचा है। जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट लीजिए। देखिए यहाँ पर डबल जीरो से ये आपका डबल जीरो कटेगा, यहाँ से एक जीरो काटेंगे तो एक जीरो ये कटेगा, ऊपर से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो आपका ये कटेगा। 11 बचे 55 के 5 बचेगा। और देखिए 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका 38। मतलब 385 प्लस 12 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 का 6 होगा, एक बचेगा, 8 एकम 8 और एक आपका 9, ठीक है। 12 8 96 और आपका 1 0। अब दोनों को जोड़ लीजिए, आपका टोटल यानी सभी चीज़ों का इनका विक्रय मूल्य आपका सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ऐड करेंगे इसको तो ये आपका 5 होगा, 6 प्लस 8 आपका 14, 4 होगा, 1 बचेगा, 9 और 3 12, एक आपका 13। मतलब 1345 रुपया का इनका विक्रय मूल्य होगा टोटल। दोनों सामान पर, गेहूं और मसूर पर। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन कंडीशन है कि आप जब इसको रिपीट करेंगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ बनाने वाली चीज़ें हैं, आप इसको बनाइए। जब आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो इसका बैच में चला जाता है पीडीएफ आपका सॉल्यूशन का, आप बनाइए। और अगर दिक्कत होता है तो सॉल्यूशन पीडीएफ को निकाल करके आप इसको अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और मैं एक बार बता दूं कि जो नए छात्र हैं और पेड बैच के साथ अगर आप ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीका से जो कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का आपको बैच दिया गया है, आप अच्छे तरीका से आप बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाए। साथ ही इसके अंतर्गत ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको नोट्स, साथ ही साथ डिस्कशन क्लास एंड आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ आपका A to Z एक बेहतर गाइडलाइंस के तहत टू द पैटर्न टू द पॉइंट और आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप निश्चित तौर पर पेड बैच के साथ एनरोल करेंगे। इसका फी ओनली आपका 140 आपका 9 है। 1 टाइम पेमेंट करना है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलता है, टेस्ट मारना है। ऑनलाइन आपको टेस्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आप खुद को जज कर पाएंगे कि आपका क्या एक्टिविटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट का जा रहा है, यदि वर्ग की एक भुजा में 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी वर्ग की बात हो या कभी भी किसी भी शेप की बात हो और जब वहाँ पर क्षेत्रफल की बात होती है तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में आपका निकलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये आपका क्या होता है, आपका भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर कितना बढ़ाना है, तो आपको 30 बढ़ाना है। जब आप 30 को दोस्तों बढ़ाइएगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा, 30 गुना आपका 30 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 बार इसमें आपका घटनाएं घटेगी। और मैंने बताया है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो वहाँ पर हम लोग AB फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आपका AB फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर आपका ये लगेगा AB फॉर्मूला A प्लस आपका B प्लस आपका A इंटू आपका B अपॉन आपका 100। अब कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने माइनस बताया था, तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं और आपको लगातार 2 छूट प्रदान किया जाता है तब आप यहाँ पर माइनस डालेंगे, अन्यथा आप प्लस डालेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। मतलब आपका 30, फिर आपका यहाँ पर 30 और फिर आपका 30 गुना आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। क्लियर है। और बट्टे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। फटाफट इसको आप कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर में 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 30 आपका हो जाएगा 60 और यहाँ पर आपका देखिए 3 त्रिक 9, 60 और 9 आपका 69। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यानी हम ये कहेंगे कि इसका 2 बार वृद्धि होगा तो एक बार वाला मान हम लोग मान लेंगे 30 और दूसरा बार वाला पुनः हम लोग यहाँ पर मान लेंगे 30, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चाहे किसी आयत में वृद्धि हो, किसी सर्कल में वृद्धि हो, किसी रेक्टेंगल में हो,
चाहे जहां पर भी हो, जब क्षेत्रफल की बात होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है इसी बैच के बारे में। अभी मैंने आपको रिसेंटली आपको जानकारी दिया है, तो खास करके जो छात्र गांव घर से तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट इसमें पटना के 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर का कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ से हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है। देखिए 4-5 सेंटर इसलिए कवर किया जा रहा है ताकि पेपर के बाद आपको ये ना लगे कि इस सेंटर से पढ़ा था तो रिजल्ट हो जाता, इस सेंटर से पढ़ा तो रिजल्ट नहीं हो पाया। इस कारण से हम कहते हैं कि 4 से 5 सेंटर को जब कवर कर लिया जाएगा तो आपकी पूरी तरीका से, अभी ही रिसेंटली काफी सारे छात्र हैं, आप किसी भी सेंटर का प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज या कुछ भी आप उठाइए, निश्चित तौर पर आपका 65 प्लस आपका एक्यूरेसी चला जाएगा। रीजन ये है कि हम लोग पूरी तरीका से चीजों पर पूरी तरीका से हम लोगों ने सिलेबस पर काम किया है। जो आपके एग्जाम पैटर्न है, जो आपके कार्यालय परिचारी का सिलेबस है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके टोटल चीजें आपको कवर कराई जा रही है। तो फिर देर किस बात की, इसके अंतर्गत आप ज्वाइन करेंगे। इसकी विशेषता यहाँ पर यह है साथियों, इसमें कंप्लीट आपको फुल आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का जो कि आपका सजेस्टेड आपका बुक है, इसका कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर का कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इस कारण से ऑफलाइन सेंटर का इसमें जो है ज्यादातर आपको चीजें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। उसके बाद चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके आपको नोट्स दिया जा रहा है, जो कि आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ निकलवाने की या टेस्ट निकलवाने की आपको आवश्यकता ना हो। उसके बाद जो कंप्लीट आपका नोट्स मिला है 156 पेज का, आप उसको निकलवाएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो फी है ओनली आपका 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाता है। इसके अंतर्गत केजीएस का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का, चक्षु प्रकाशन का, ये कंप्लीट आपका बुक्स भी सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराए जा रहे हैं। एंड इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके इसमें 4 से 5 और भी आपका लेटेस्ट एडिशन को शामिल कर लिया गया है। अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है तो ये टोटल हमारी जिम्मेदारी है देना। इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। देखिए एक दिन का मैंने आपको बताया जिसमें का या से लग जाता है उसको आप हमेशा कहां पर रखते हैं, नीचे में। तो देखिए का किसके साथ लगा है, एक दिन के साथ। तो देखिए एक दिन, एक ही आपका दिन हो गया, और आप कहेंगे एक दिन में कितना घंटा, तो आपका 24 घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 24 से गुना। अब कहा जा रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर है। तो 3 घंटे के बराबर है तो घंटा को आप ऊपर में रखेंगे 3, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। काट लीजिए, देखिए 4 से काटेंगे तो आपका कितना बार में, 4 छक आपका 24, और 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20, 25 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो आपका देखिए 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। 2 से 25 को आप डिवाइड कर लीजिए, इसका पूर्णांक में एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट डिवाइड करो और आंसर बताओ। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, ये आपका यहाँ से कट जाएगा, 5 आपका नीचे आएगा तो आपका 2 टाइम्स में आपका लगेगा, यानी आपका 4 होगा। 1 बचेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका 12 पूर्णांक, 1 ऊपर जाएगा 2 आपका नीचे, 12 पूर्णांक 1/, आपका 2% आएगा, 12 पूर्णांक 1/2। एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 100 दिया गया है 17, तो कहा जा रहा है कि उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझिए अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप घुटने टिका सकते हो। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है ये आपका 117 दिया गया है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी आप अभाज्य संख्या आप मान सकते हैं। जैसे साथियों हम यहाँ पर ये कहें कि माना कि एक आपका कोई संख्या x है और एक कोई यहाँ पर आपका क्या है y। मान लिया कि 2 आपका अभाज्य संख्या है, और आप जानते हैं कहा जा रहा है इसका गुणनफल कितना है, 117। जो अभाज्य संख्या होता है, जैसे हम आपको ये कहें कि 3 है और एक हम आपको ये कहें कि 5 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या है तो आपका अभाज्य संख्या है। और इसका जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 3 पचे आपका 15 होगा। क्लियर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 117। कितना दिया गया है, 117 दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, x और y को अगर हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या माना है और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इंटू वाई
इक्वल टू आपका 17। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आप जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने माना है 3 और 5 क्या है, समअभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि समअभाज्य संख्या का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, एक्स और वाई समअभाज्य संख्या माना था। अब इन दोनों को अगर गुना कर दिए हैं x इंटू वाई तो 117 कहलाया, और यही इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका एलसीएम कहलाएगा, क्योंकि आपके जो आपके अभाज्य संख्या होता है इसका जो है गुणनफल ये आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। तो सीधा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 117, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझा आपने मैंने क्या कहना चाहा। यहाँ पर देखिए आपका अभाज्य क्या है, आप कहेंगे कि 3 और 5 है, एलसीएम चाहिए आपको, तो आप दोनों को गुना कर देंगे। उसी तरह से एक्स और वाई क्या है, अभाज्य, एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या होगा, गुणनफल, मतलब एक्स इंटू वाई बराबर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 117 है, तो यही क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। हम आपको ये कहें कि 9 यहाँ पर आपको दिया गया है, हम आपको ये कहें कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें कि 9 को गुना किया जाए तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए घन का मतलब होता है जो कि 3 का पेयर बनता है। जैसे यहाँ पर करनी में आप 3 डाल दीजिए और अंदर में आप 27 लिख दीजिए, ये आपका कहलाएगा पूर्ण घन। जैसे आपका पूर्ण वर्ग होता है जिसका कि पूरा वर्गमूल निकलता है, उसी तरह से जैसे करनी में अगर आपका 3 हो तो आप 27 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू आप 3 लिखेंगे, और करनी में 3 है तो ये 3 का पेयर बन करके एक आपका बाहर निकल जाता है, यही क्या कहलाता है, आपका पूर्ण घन कहलाता है। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन पर आएंगे, तो प्रश्न कहा जा रहा है 675 को क्या गुना किया जाए। सबसे पहले आप 675 का करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए प्राइम फैक्टर इसका करते हैं 675 का, ठीक है। 675 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका देखिए 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। अब निसंदेह यहाँ से आप 3 से विभाजित कर लीजिए। देखिए 3 दूना 6, फिर आपका 3 दूना 6, 3 5 आपका 15, 5 2 7, 7 2 9, फिर भी आपका यहाँ से 3 से लगेगा, 3 से लगाइए। देखिए 3 7 21, 3 5 आपका 15, 7 5 12, 3 से अभी भी लगेगा। देखिए 3 दूना आपका 6, 3 5 आपका 15, अब 3 से नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर लगाइए 5 से। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है 675 को क्या गुना किया जाए कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3 इंटू आपका 3 इंटू 3 इंटू आपका 5 इंटू आपका 5, इस तरह से आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 3 का आपका पेयर बनेगा, 3 3 का आपका पेयर बनेगा, तो ये आपका एक बन गया पूर्ण घन जिसको कि हम 3 लिखेंगे। क्या 5 का आपका पूर्ण घन बना, बिल्कुल नहीं बना। एक हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आपको 5 चाहिए, एक हमें यहाँ पर 5 अपने मन से चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर 675 में अगर 5 को गुना कर दिया जाए तो ये एक पूर्ण घन आपका बन जाएगा, यानी आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना करने के बाद एक आपका पूर्ण घन बनेगा। घन का मतलब होता है क्यूब, जिसको करनी में आप 3 लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू आपका 7:9 एंड बी इज टू आपका सी इक्वल टू 3:5 आपका 5, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि ए और बी का अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है। अनुपात क्या है, तो कहा जा रहा है कि 7 अनुपात आपको यहाँ पर 9 आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका बी और आपको सी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:2 आपको यहाँ पर 5 दिया गया है। जरा आप गौर करिएगा, प्रश्न कहा जा रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, मतलब ए बी और आपको सी का अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पर जो आपको बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है और यहाँ पर भी बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपका बी का मान दिया गया है, तो बी दोनों जगह समान होना चाहिए। इसको समान बनाने के लिए आप इसमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए पूरा 9 बन जाएगा और यहाँ पर भी आपका 9 बन जाएगा। लेकिन रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने रेशियो के एक पार्ट में गुना किया है 3 से, तो दूसरा पार्ट में भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ए का मान आपका क्या कहलाएगा, 7, तो ए का मान आपका 7 हो गया। बी का मान आपका 9 कहलाएगा, दोनों जगह आपका सेम हो चुका है,
तो बी का मान आपका 9 हो जाएगा एंड सी का मान 5 तिरिक आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो 7, 9 और आपका 15 राइट आंसर होगा। 7, 9, 15, 7, 9, 15 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है 392। जरा गौर करिएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल, सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर एंड ये आपका थर्ड नंबर है, इन सभी का योगफल कहा जा रहा है आपको दिया गया है 392। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली एंड आपका जो दूसरी संख्या है इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। कितना दिया गया है? 2:3। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, मतलब दूसरा संख्या और जो आपका तीसरा संख्या है इनका अनुपात आपको कितना दिया गया है? तो आपका 5:8 दिया गया है। तो यहाँ पर आप 5:2 यहाँ पर आप 8 रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? आपका 392 दिया गया है। साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीनों संख्याओं को निकालते हैं कि आखिर वो तीनों संख्या है क्या। तो सबसे पहले चूंकि हमें पता नहीं है, रेशियो में अब तक दिया गया है तो हमें पता ही नहीं चल पाया है। ऐसा करते हैं कि पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर भी देखिए आपको दिया गया है दूसरा संख्या, यहाँ पर भी आपको दिया गया है दूसरा संख्या और यहाँ पर भी दूसरा संख्या का मान दिया गया 5 और यहाँ पर दूसरा संख्या का मान दिया गया है 3, जबकि दोनों जगह होना चाहिए सेम। इसको सेम करने के लिए नीचे जो 5 दिया गया है ऊपर आप 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप ऊपर एक पार्ट में गुना किए हैं तो दूसरा पार्ट में भी आपको 5 से गुना करना होगा। तो मैंने कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला जो बी का मान था उससे आप नीचे में गुना कर लीजिए दोनों पार्ट में। अब देखिए बराबर हो जाएगा, 3×5 आपका 15 और ऊपर भी देखिए आपका 3×5 15। दोनों जगह देखिए आपका जो दूसरा संख्या है ये आपका समान हो गया, क्योंकि डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों जगह समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह दूसरा संख्या रिपीट हुआ है। तो हमारा देखिए पहला संख्या क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 5 दूना आपका 10, ये आपका पहला संख्या कहलाएगा। दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपका 5 तिरिक 15, यानी आपका दूसरा संख्या 15 होगा। और तीसरा संख्या अगर निकालेंगे तो 8 तिरिक आपका 24, ये आपका कहलाएगा तीसरा संख्या 24 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग है आपका 392। तो 392 यहाँ पर आप लिख देंगे। और हम लोगों के अकॉर्डिंग 24, 15 और जब हम लोग 10 को जोड़ते हैं तो तीनों संख्याओं का यहाँ पर जो योग आ रहा है दोस्तों, ये आपका कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। आप जोड़ लीजिए, 24, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग है 392 और हम लोग जब जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इसका योग है 349। तो आप यहाँ पर योग की तुलना आप योग से कर देंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको देखिए निकालना क्या है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है तो पहली संख्या क्या है? जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहली संख्या क्या है? तो जरा गौर करिएगा। पहली संख्या आपका क्या आया है? आपका 10। तो इसी को निकालना है तो 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 49 से ऊपर सीधा सीधा काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट आप काटिए इसको। 7 से अगर काटेंगे तो आपके 7 सते 49, 7 से काटेंगे तो आपका देखिए 7 बचे आपका 35, 4 बचेगा, 7 छक 42, 7 से पुनः काटिए, 7 8 आपका 56, 8 गुना 10 करेंगे तो आपका 10 8 80, यही आपका राइट आंसर होगा 80। और 80 की बात करें ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, जरा गौर करेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 80। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बड़ा देख करके डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। सीधा आपको जो मेथड बताएं अप्लाई करना है, किसी भी क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर सकते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। क्लियर है? और कहा जा रहा है कि और फिर 25% का लाभ कमाता है यदि वस्तु की लागत विक्रेता को दिया गया है कि 1440 रुपया आती है। मतलब वस्तु की लागत, मतलब जिसको आप सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कहा जा रहा है यदि वस्तु की लागत 1440 रुपया आती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, मतलब एक कोई विक्रेता है, ये कितना में वस्तु को खरीदते हैं? तो आपके 1440 में। जो आपका मूल राशि है
सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद ये 1440 रुपया इसका खरीद मूल्य तो आपका आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसी में से ये तब हुआ जब इन्होंने 25% की छूट दे दिया। क्या किया कि 25% की छूट पर, यानी एक विक्रेता जो है अपने ग्राहक को 25% की छूट पर एक वस्तु को दिया। मतलब जो वस्तु खरीद करके लाया इन्होंने 1440 में, ये कब इनको मिला 1440 में? जब इनको छूट दे दिया एक दुकान वाला 25% की तब। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि अगर 25% का इनको छूट दिया, इसका मतलब वस्तु का अगर दाम 100 रुपया रहता और 25% का छूट दे देता तो इसका मतलब वस्तु इनको कितना में मिलता? 75 रुपया में मिलता। तो यही इसका क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो हम लोगों के अकॉर्डिंग जो आपका सीपी आ रहा है, मतलब खरीद मूल्य 75 आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना आ रहा है, तो आपका 1440 आ रहा है। तो आपने क्या किया कि क्रय मूल्य का तुलना आपने क्रय मूल्य से कर दिया, जो हमें मेन थीम है हमारा कि तुलना करना है और जो निकालना है उसको गुना करना है। अब जरा क्वेश्चन पर आएंगे तो यहाँ पर तुलना आपने कर दिया। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। लाभ कितना का कमाना चाहता है? 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो 25% का अगर आपको लाभ कमाना हो, जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई वस्तु को आपने खरीदा 100 में और आपको 25% आपको लाभ कमाना है, तो आप बोरी पर कितना लिखेंगे? आप 125 रुपया लिख देंगे, क्योंकि आपने 100 में खरीदा और 100 अगर आपको 25% का आपको लाभ चाहिए तो आप बोरा पर कितना अंकित करेंगे? आप 125 लिख देंगे, क्योंकि कस्टमर 125 में खरीदेगा तो आपको क्या हो जाएगा? 25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और जो आपने बोरी पर अंकित किया मूल्य 125 रुपया, यही क्या कहलाएगा? आपका अंकित मूल्य कहलाएगा, जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो 25% का अगर आपको लाभ चाहिए तो आप बोरा पर कितना लिख देंगे? 125 लिख देंगे। तो इसी 125 से आप यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, और 25 से काटेंगे तो आपका 25 तिरिक आपका 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप 3 से काट लीजिए। देखिए अगर आप इसको यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आपका देखिए 3 चौके आपका 12, उसके बाद आपका 2 बचेगा। ठीक है, 3 चौके 12, 2 बचेगा। उसके बाद आपका कितना बार में लग जाएगा? 3 अठे आपका 24 हो जाएगा ना, 3 अठे 24 हो जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 अठे 24, और एक आपका 0 हो जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 पचे 40 के आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना बचेगा? 4। उसके बाद 4 पचे 20, और 4 आपका कितना हो जाएगा? 24। एक 0 और लगा दीजिए, एक 0 को यहाँ पर छोड़े थे तो आपका हो जाएगा 2400। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस व्यक्ति को कितना अंकित करना चाहिए? आपका 2400 करना चाहिए। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक कोई व्यक्ति है, ये जो वस्तु खरीद करके लाता है, कितना में? तो 1440 में ये व्यक्ति वस्तु को खरीद करके लाते हैं। और ये 1440 में तब खरीदते हैं जब ये खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि 25% हम आपको छूट दे करके 1440 में दे देंगे। तो 1440 में इसको तब मिला जब 25% की इनको छूट मिला। तो इसका मतलब अगर वस्तु का दाम 100 रुपया रहा था, आप कहेंगे 100 का आप जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो जब आप किसी वस्तु को 100 में खरीदेंगे, सॉरी 100 दाम है और उसको अगर आप 25% की अगर आप छूट पर खरीदते हैं तो इसका मतलब वस्तु को आप खरीद रहे हैं 75 में। तो यानी क्रय मूल्य का तुलना आपका क्रय मूल्य से हो गया। अब निकालना क्या है? तो कहा जा रहा है कि 25% का अगर उस व्यक्ति अब चाहता है कि मैं लाभ कमाऊं तो उसको वस्तु पर कितना लिखना पड़ेगा, यानी इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 100 में अगर ये खरीदा है, अपने आप में मानते हैं कि 100 में अगर खरीदा है और 25% का अगर आपको लाभ चाहिए तो आप 125 में वस्तु को बेचेंगे। काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं काफी सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी आपका आ जाएगा। आप यकीनन मानिए और डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपका जो है पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ बैच में डाल दिया जाता है, आप वहां पर जाकर के देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस जाता है, नहीं बनता है, आप सीधा वहां पर पलटाइए और देखिए कि आपको कैसे वहां पर बताया गया है। क्योंकि जिस मेथड से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यही मेथड का वहां पर भी मैं अप्लाई करता हूँ। कॉपी पर लिख करके आपको पेज दे दिया जाता है, जिससे कि आपको और भी आसानी से चीजें आपको समझ में आए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आया था? ऑप्शन आपका डी आया था। तो आप लोग इसको देख लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे अनुपात कहा जा रहा है कि 5:6 के बराबर हो। जैसे कहा जा रहा है 2 बट्टे आपका दिया गया है 5, यानी 2:5 है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे
दो अनुपात में आप ऐसे कर सकते हैं 2x + 5x। कहेंगे क्यों x क्यों? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कभी रेशियो के रूप में कोई टर्म होता है उसमें आप किसी निश्चित राशि को नहीं जोड़ सकते हैं। उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ आपका जो रेशियो में मान रहता है उसमें x या y आपको मानना है। अब कहा जा रहा है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो अब यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं क्या, तो इसमें मान लेते हैं कि हम लोग x जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए? x जोड़ा जाना चाहिए। मान लेते हैं कि x जोड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि जिससे जोड़ने के बाद ये आपका 5 अनुपात आपका 6 हो जाए, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 5 बटे कितना हो जाएगा 6। समझा अपने चीज़ों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोई आपको दो संख्या दिया गया है, सपोज दैट ये कोई आपका दो संख्या है, पहला संख्या 2 दिया गया तो इसको आप 2x मान लेंगे, और आपका दूसरा संख्या दिया गया है 5x तो आप इसको 5x मान लेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब यही पता नहीं है, इस कारण से यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2:5 दिया गया है तो आप 2 बट्टे इसको 5 लिखेंगे, और मान लेते हैं कि इसमें आपका x जोड़ा जाना चाहिए। कितना जोड़ा जाना चाहिए? x जोड़ा जाना चाहिए। और ये जोड़ने के बाद मान लेते हैं कि ये आपका कहा जा रहा है कि कितना हो जाएगा 5 बट्टे आपका 6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2:5 में क्या जोड़े कि ये अनुपात 5 बट्टे आपका 6 हो जाए। चलिए क्रॉस में गुना करिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्रॉस में गुना करेंगे ऊपर तो आपका देखिए 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। दोनों पार्ट में गुना करना है। 5 को फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और फिर 5 इंटू एक्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साथियों, सिंपली आपको इस 5x को उस पार ले जा करके, सॉरी आप 5x को इस पार ले आइए, और यहाँ पर जब लाएंगे तो आपका 6x में घटेगा तो आपका x बचेगा, और ये 12 उस पर जा करके घट जाएगा तो आपका 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? 25 हो जाएगा आपका, मतलब x का वैल्यू आपका कितना आ गया 13। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या जोड़ा था x, हम लोगों ने ये किया कि x जोड़ने पर आपका 5 बट्टे 6 आपका आ जाएगा। तो चलिए हो गया आपका आंसर, और क्या आपका आंसर हो गया, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 13। आइए एक बार ट्राई करते हैं क्या ये आपका वेरीफाइड होता है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि अगर 2 में x जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर अगर हम लोग 5 में x जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 बट्टे आपका 6। देखिए जोड़ करके 5 बट्टे आपका 6 आता है। थोड़ा वेरीफाई करते हैं। देखिए आपका 13 को जब यहाँ पर आप रख करके जोड़ेंगे तो 13 और 2 आपका कितना हो जाएगा 15, और 13 को यहाँ पर रखेंगे 13 5 आपका कितना हो जाएगा 18। अच्छा 5 से 3 से काटिए तो 3 5 15, और 3 से काटेंगे 3 6 18। देखिए 5 बट्टे 6 आ गया ना। यही हमें पूछा जा रहा था कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 5 बट्टे आपका 6 आ गया। हो गया आपका वेरीफाई। ऑप्शन आपका जो राइट होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा गौर करेंगे साथियों। कहा जा रहा है कि यदि n सम हो तो कहा जा रहा है कि 6n-1 आपका विभाज्य होगा। मतलब n जो है ये हमेशा आपको एक सम संख्या रखना है, और आपको ये बताना है कि ये आपका किससे विभाज्य होगा। ज़रा आप इसमें मेहनत करिए, और इसका आंसर 22 का ज़रा फास्ट में बताइए मुझे कि आपका कितना आ रहा है, आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। ये आप मुझे जब जो है ज़रूर कमेंट सेशन में आप बताया करें मुझे। जैसे मान लेते हैं कि कहा जा रहा है कि n सम संख्या हो, सपोज दैट कि आपका प्रथम सम संख्या आपका 2 होगा, उसके बाद आपका 6 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 8 होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इसको हमें चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं 6 पर पावर आपका 2 हो जाएगा, और माइनस आपका 1। तो देखिए 6 गुना 6 करेंगे तो 36 में 1 घटाएंगे, ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है 35 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 35 आपका 35 से डिवाइड होगा। आंसर मार सकते हैं ऑप्शन बी। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको इच्छा है कि नहीं एक बार और चेक कर लेते हैं कोई संख्या को रख करके, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 6 पर पावर अब आप 4 रख सकते हैं, 4 रख देंगे, माइनस आप यहाँ पर 1 करेंगे। 6 को आप 4 बार गुना कर लेना और देख लेना आपका कितना आता है। तो ये आपका 1296 आएगा। 1200 आपका 96 आएगा, और इनमें से आप 1 को अगर माइनस कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 12,000 आपका 995 आएगा। और ये दोस्तों आपका 35 से आपका डिवाइड होगा। जब ये भी 35 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि जब 6n-1 पर n की जगह पर कोई सम संख्या रखा जाए तो वो निश्चित तौर पर आपका 35 से डिवाइड होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे।
प्रश्न कहा जा रहा है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कोई नंबर आपको दिया गया 1000, इसका दिया गया है, कहा जा रहा है कि 25%। परसेंटेज को ऊपर से हटाओगे, नीचे में आपका 100 होगा एंड इसका 1%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे में आपका 1 होगा और पुनः आपको कहा जा रहा है कि 1%, परसेंटेज को हटाएंगे आपका 100 होगा। देखिए आप 100 से ये पूरा 100 को आप हटा दो, 10 से इसको काटेंगे तो आपका देखिए 10 दही आपका 100, देखिए 25 से काटेंगे तो आपके 25 चौके 100 और ऊपर में काटने के बाद आपका 1 होगा और यहाँ पर देखिए आपका 10 चौके आपका 40 होगा, तो 1 बटे आपका 40 हो गया। अब आप सभी लोग 40 से 1 में भाग लगाइए, 40 से 1 में भाग लगा करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 40 से अगर मैं 1 में भाग लगाऊं तो ये लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 1 0 देंगे फिर भी नहीं लगेगा, 2 0 देंगे लग जाएगा, तो आपका 0.0 पहले ही हो जाएगा, तो 0.0 आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका ए आएगा, क्योंकि अब तो आपका पॉइंट लगेगा कहीं नहीं और 0.0 के बाद एक ही आपका है। आप इसको 40 गुना 80 भी कर, लेकिन एग्जाम हॉल में रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड वर्क करना ही है। अब इतना आंसर आप ठोक देना। यहाँ पर देखिए 40 गुना आपका कितना हो जाएगा, 80 होगा और यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 2, भाग नहीं लगेगा, 1 0 लगाएंगे और आपका देखिए 40 बचे कितना हो जाएगा आपका 200, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, फटाफट आप इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.025, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉइंट क्या आप इधर 0 लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था MDH, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि MDH इक्वल टू आपका MD आपका H फॉर्मूला होता है और जो काम होता है उसको आप नीचे रखते हैं और जो काम होता है इसको आप नीचे रखते हैं। पहला टर्म को आप M1 D1 H1 कर लेना और दूसरा टर्म को भी आप M1 D1 आप H1 कर सकते हैं, क्योंकि आपका अलग अलग दिया गया है ताकि आपकी पहचान हो। देखिए M से होता है मैन की संख्या, D से होता है दिन और H से होता है कि व्यक्ति ने कितने घंटे काम करा। उसके बाद जो काम होता है उसको आप नीचे रखते हैं। आइए क्वेश्चन पर, कहा जा रहा है 36 व्यक्ति, तो यहाँ पर आप रखेंगे 36 व्यक्ति। देखिए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, 18 दिनों में पूरा करते हैं, 18 को ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो फॉर्मूला का यूज इतना ही करना है। अब कहा जा रहा है कि 27 व्यक्ति, कहा जा रहा है कि 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सपोज दैट कि D दिनों में आपके पूरा करेंगे। अब काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए आप इसको अगर 9 से काटेंगे तो आपका 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो आपका 9 तिया 27। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 12 तिया 36। अब देखिए D इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना आपका 24, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 24 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। साथियों प्रश्न आपके सामने 25, और देखिए आज आप सभी लोगों को टेस्ट भी आपका होगा, साथ ही साथ आप सभी लोगों को आज ही ध्यान रखिएगा कि हिंदी का कंप्लीट आपको नोट्स और सब्जेक्टिव नोट्स आपको जीएस का भी मिलेगा। अभी तक अगर कोई पेड बैच में मिस किए हैं, जो ज्वाइन नहीं है लेकिन क्लास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप पेड बैच में ज्वाइन करेंगे। 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। बेहतर तैयारी के लिए बेहतर से बेहतरीन तक आपको कैसे बनाना है वो हमारी जिम्मेदारी। 149 फी है, आप पेमेंट करके इसके अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें मेहनत है, टीम के द्वारा क्वेश्चंस का कलेक्शन करना, अलग अलग सेंटर से जो है उसके बाद एक्सेस लेकर के सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल था, लेकिन पॉसिबल इसलिए किया गया है ताकि आपका बेहतर तरीका से तैयारी हो पाए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा 25 दिया गया है, 4032 गुना 7, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए फटाफट इसको आप सॉल्व करिए और इसका स्क्वायर रूट निकालिए। सबसे पहले हम साथियों एक काम करते हैं, इसका आप कर दीजिए गुना 7 के साथ, 7 के साथ गुना करेंगे तो आपका देखिए 7 दूना 14, 4 होगा, आपका 1 बचेगा। उसके बाद देखिए 7 त्रिक 21 और 1 जोड़ेंगे 22 का आपका 2 होगा, 2 बचेगा। उसके बाद 7 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका बाकी 2 जो बचा था वही होगा, और 7 चौके आपका कितना हो जाएगा 28, मतलब 28,224, 28,224 का निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। क्लियर है, आइए हम लोग निकालते हैं 28,000, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं कितना आता है। जैसे आपको दिया गया 28,000 आपका 200
आपका 24, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, डबल पर रेकरिंग, डबल पर रेकरिंग, नीचे आप ऐसे खींच दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से अगर आप करेंगे 1 इंटू 1 तो आपका 1 होगा, और यहाँ पर इसको कटाएंगे तो आपका 1 होगा, और यहाँ पर आपका 8 और आपका 2 होगा। एक एक आपका 2 हो जाएगा। अब बोलिए मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं? मुझे लगता है कि 6 से करना चाहिए। 6 से करेंगे तो 6 6 के 36, आपका 6 होगा, 3 बचेगा, 6 दूना 12, 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा 15, 156 के करीब आ गया। 6 6 12, एक उधर आपका 2, यहाँ पर 2 बचेगा, ये आपका कट जाएगा, 26 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 26 ही होगा। अब देखिए ऊपर में आपका कितना बचा है 2 4, तो आप इसको उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 6 12 के 2, यहाँ पर देखिए 6 6 12 के 2, एक बचेगा 2 और एक आपका 3। अब कितना से गुना में कर दूं ताकि आपका 2624 के करीब आ जाए? लगता है 8 से करना चाहिए, क्योंकि यही आपका 64 दे रहा है, और लास्ट में हमें 4 चाहिए। 8 हटी 64 के 4, आपका 6 बचेगा, 8 दूना 16, 16 6 22, 22 के 2, 2 बचेगा, और 8 तिया 24, और 2 आपका कितना हो जाएगा 26। मतलब ये भी कट गया, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, यानी हमने कितना टाइम्स में गुना किया है? पहले एक बार 6 से किया था, फिर एक बार 8 से। 168 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 11,66,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? काफी इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा देख करके डरना नहीं है, सीधा अनकाउंटर करना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 11,66,400 का आपको बताना है वर्गमूल क्या होगा। डबल पर आप रेकरिंग लगाइए, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालिए, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए 1 से पहले मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि आपका एक 1 बचा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद तो आपका सभी पर डबल रेकरिंग है, तो आपका एक साथ आता है। आप वर्गमूल जानते होंगे, 2 2 पर आपका रेकरिंग लगाया जाता है। 1 और आपका देखिए 6 उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रेकरिंग लगा हुआ है। 1 6 आपका उतर गया, एक एक आपका 2 होगा। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, अब देखिए 16 में चूंकि भाग लगेगा नहीं, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप 64 को भी उतार दीजिए, और जब डबल अंक उतारिएगा तो यहाँ पर एक आपको 0 देना है, जैसा आप डिवाइड में करते हो। ठीक है, 16 64 आपका हो गया। अब आप यहाँ पर ऐसा करते हैं कि गुना किससे करेंगे, तो एक 0 यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, 0 आप रख सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पर 8 हम लोग गुना कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा, क्योंकि जब नहीं पुरता है तो हम लोग 0 बीच में डाल सकते हैं। अब देखिए आपका या तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर उसके बदला में भी आप कह सकते हैं कि हमने 0 दिया, उसी के बदला में यहाँ पर 0 दिया जाता है, जो हमने यहाँ पर 0 रखा हुआ है। देखिए एक बार पुनः मैं बताता हूँ, नहीं तो एग्जाम में फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि अब क्या इसमें गुना करें ताकि 1600 आपका 64 हो जाए। तो हम लोग ये कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक एक आपका यहाँ पर देखिए 2 आपका हुआ है, एक एक आपका 2 हुआ है, तो 0 और 8 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, 0 और 8 आपको रख देना होगा। अब देखिए आप गुना कर लीजिए यहाँ पर 8 से फटाफट, 8 8 64 के 4, 6 बचेगा, 6 लिखेंगे, 8 दूना आपका 16। ये देखिए आपका पूरा कट गया, यहाँ पर आपका पूरा कट गया। ऊपर में आपका डबल 0 है, डबल 0 यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना एक 0 होगा। यहाँ पर डबल 0 नहीं होगा, क्योंकि आपका डिवाइड नहीं है, ये आपका स्क्वायर रूट है। वर्गमूल में ऐसे ही होता है, डबल उतारते हैं 0, तो वहाँ पर एक देना है। तो आपका 1080 इसका राइट आंसर आएगा। अब ऑप्शन देखिए आपका 1080 दिया गया है क्या? ऑप्शन में 1080 आपको नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि हमें ये पूछा जा रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। काउंट कर लो यहाँ पर, देखिए आपका 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टोटल आपके 4 संख्या होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से, जरा आप आंसर करेंगे और इसको सबसे पहले आप बनाइए। देखिए 196 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर दिया गया है 200 आपका 14, फिर आपका अंडर रूट आपका इसका वर्गमूल 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 को 107 में आप जोड़िए, 14 को 107 में जोड़ेंगे तो आपका 121 होगा। 121 का वर्गमूल निकलेगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा 200 आपका 14, 121 का वर्गमूल आपका 11 होगा। उसके बाद 4 और 1 आपका 5 होगा, 1 1 आपका 2 होगा और यहाँ पर आपका 2। अब 225 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे कि 15 का है। ऑप्शन बी लगाइए, ऑप्शन आपका बी सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 20 पर पावर 20 माइनस 16 पर पावर 2 का मान क्या होगा। आप देखिए 20 को आप गुना भी कर सकते हैं, 400 होगा, और उसके बाद 16 को गुना करेंगे 256 होगा, घटा करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा। या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं, इसमें दोनों तरीका से आसानी है।
आप कुछ भी इसका कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 400। उसके बाद अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 256। अब यहाँ से आप सभी लोग 400 में से 256 को आप माइनस कर लीजिए, देखिए आपका कितना आता है। यहाँ पर आपका देखिए 4 हो जाएगा, 4 होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 144। 144 आपका 12 का आपका स्क्वायर रूट आपका निकलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है 3/5, उसके बाद कोमा, उसके बाद हमारा दिया गया है 5/6, उसके बाद आपका 2/3 दिया गया है। ऑप्शन डी में 4/5 दिया गया है। देखिए आपके सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप सबसे पहले इसका डिफरेंट को आप चेक करेंगे। अगर डिफरेंट सभी में अगर आपका समान है तो आप याद रखना साथियों कि जिसका अंश बड़ा होगा ऊपर वाला वही आपका बड़ा संख्या होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो आपका छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं रहता है तो आप क्रॉस में गुना करके आप चेक कर लेंगे। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया है। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसके सामना करेंगे। सभी में देखिए आपका डिफरेंट क्या है तो आप कहेंगे कि सर एक एक का डिफरेंट है, तो जो बड़ा वाला होगा वही बड़ा कहलाएगा, जो छोटा होगा ऊपर वाला वही छोटा कहलाएगा। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका देखिए ऊपर वाला 2 सबसे छोटी कहलाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी। तो आपको बिल्कुल भी भाग लगा करके आपको बच्चों की तरह चेक नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है। कोई व्यक्ति है एक जिनका नाम है राम नरेश, ये एक बैग खरीदता है जिनका अंकित मूल्य दिया गया है आपका 400 रुपया है। मतलब कहने का है कि अंकित मूल्य जो है ये आपका 400 रुपया है और इस बैग को एक राम नरेश नामक व्यक्ति जो है खरीदना चाहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। मतलब जो 400 वाला बैग था इस पर 2 क्रमागत छूट दिया जाता है और छूट देने के बाद ये व्यक्ति जो है 160 रुपया में 400 वाला बैग को खरीद पाता है। आगे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि दूसरी छूट आपका 20% है तो कहा जा रहा है कि पहली छूट क्या होगा ये आपको बताना है। जरा गौर कीजिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई 400 रुपया का एक आपका बैग है, क्लियर है। इसमें से कहा जा रहा है कि जो पहली छूट है ये हमें पता नहीं है कि पहली छूट है कितना, लेकिन आपको मैंने ये बताया है कि जब भी कभी छूट की बात होती है तो आप जानते हैं कि जो आपका छूट होता है ये हमेशा आपको 100% में से ही दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इसका जो मूल राशि होगा 100% रहा होगा क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, और यहाँ पर x% का इन्हें छूट मिलता है। ऊपर से प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, इसको आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमारे मैथ के अकॉर्डिंग। अब साथियों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टाइम जो इनको छूट मिला था ये कहा जा रहा है कि 20% मिला था। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 20% जब छूट मिला होगा तो x में से ही इन्हें 20% का मिला होगा छूट, और ऊपर से अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। अब देखिए 20 में से 80 में से 20 में 100 में से अगर आप 20 को अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर देखिए साथियों मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा कि आपका अगर 20% इनको पहला छूट मिला था तो यानी हम कह सकते हैं कि 80 बटा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि इनको जो दूसरा छूट मिला है ये आपका कितना मिला है, तो आपका 20% का इन्हें दूसरा बट्टा मिला है यानी छूट मिला है, और पहला क्या मिला है ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। जब इतना छूट इनको मिल जाता है तो ये इस व्यक्ति को जो बैग है 400 वाला ये 160 में आपका मिल जाता है। मतलब इतना काम होने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये 160 के बराबर इसका मूल्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने किया है इक्वल। अब इसको आप लोग फटाफट इसको काट लीजिए। देखिए अगर इसको आप काटना चाहें तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपका 100 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स में आपका कटेगा, और देखिए 4 से अगर आप बराबर में काटेंगे क्योंकि बराबर में आप ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपका कटता है, तो 4 से काटेंगे 4 चौके 16, एक आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप इसको सीधा 40 से कम 40 एक बार में कटेगा, और 40 दूना आपका 80। क्लियर है साथियों। अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, जैसा कि देखिए 2 से अगर काटेंगे नीचे में तो ये आपका 50 बार में आपका कट जाएगा। यानी हम आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मान आया है 100 माइनस आपका x अपॉन आपका नीचे में आपका यहाँ पर 50 आ गया है 50, और बराबर में आपका जो मान है ये आपका 1 आ गया है। इसके नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 है, इसको आप क्रॉस में गुना कर लीजिए। जब इसको आप क्रॉस में गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
आपका 100 माइनस आपका x और इज इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 50 इसको यहाँ पर देखिए क्रॉस में 1 के साथ गुना करेंगे और 50 को 1 के साथ आप गुना करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए इस x को उस पार लेकर के चले जाएंगे और 50 को इस पार लाएंगे तो यहाँ पर आपका 100 माइनस आपका इस पार आकर के 50 और x इस पर नेगेटिव है उस पर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 50 को घटाएंगे तो x का जो आपका वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उनको जो दूसरा छूट मिला होगा, सॉरी पहला जो इनको छूट मिला होगा ये आपका 50% का मिला होगा और 50% ऑप्शन आपको सी में दिया गया है जिसको कि हम लोगों ने एक्स माना हुआ था। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीका से क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप अच्छे तरीका से प्रॉपर तरीका से आप कार्यालय परिचारी के लिए सही डायरेक्शन में बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाए। बाकी किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग लगातार कार्यालय परिचारी की तैयारी करते रहेंगे क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है। तो आपको टारगेट मिल चुका है अच्छे तरीका से सही डायरेक्शन में प्रीवियस ईयर के आधारित और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए सारी चीज़ों को आप रोंदते रहिए। निश्चित तौर पर आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपके आएंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।